एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। मेरा नाम है पूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर और आप सभी का स्वागत करती हूँ इस 9 से 10 बजे के प्राइम टाइम पर, जहां पर मैं आपको करवा रही हूँ भारतीय न्याय संहिता की एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी। मेक श्योर आप सभी के पास आपकी बेयर एक्ट्स होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से सारे प्रोविजंस को पढ़ पाएं। एंड आई होप दैट आई एम लाइव, ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीबॉडी। यस, हाय श्रीधर, गुड इवनिंग। नेहा, पार्थ, गुड इवनिंग। हाय पार्थ। आकांक्षा, अनुष्का, गुड इवनिंग। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर डिले हो गया बिकॉज क्लास थोड़ा ग्लिच आ रहा था स्टार्ट होने में, बट चलो नाउ फाइनली आई एम लाइव। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो गाइज, आप लोगों को पता है कि कल मैंने आप लोगों को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड बाकी बहुत सारे ऑफेंसेस के बारे में डिस्कशन करवाया था, किडनैपिंग, एब्डक्शन, एक डिटेल्ड लेक्चर हुआ था कल। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड। ये वाले आज भी कुछ बेहतरीन ऑफेंसेस हैं, और बेहतरीन ऑफेंसेस आज नॉट बेहतरीन, नॉट अ राइट वर्ड, गंभीर अपराध हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके प्रैक्टिस लिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें। हेमंत, यस, हाय एवरीबॉडी, अनसीन ऑप्टिमिस्टिक। चलें, एंड अ मेरी क्रिसमस टू एवरीबॉडी। मेरी क्रिसमस, आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी क्रिसमस के उपलक्ष्य पर अनअकैडमी आपको दे रहा है फ्लैट 50% का ऑफ, और आपको हमारे सभी कोर्सेज मिल रहे हैं केवल 9,999 रुपए में, राइट। अगर आप यहाँ पर मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे APU, तो आपको यहाँ पर मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी। ठीक है जी, तो 50% का ऑफ आपको मिल रहा है। आप इस क्रिसमस के अवसर पर इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, चलें। इसके बाद यहाँ पर ऊना अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च किया गया असिस्टेंट, जो वॉइस मोड, क्विज मोड, स्मार्ट समरीज में काम कर आपको पूरी तरीके से हेल्प करता है। तो चलिए आइए आज के हम लोग क्लास में चलते हैं। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर आपका कौन सा सेक्शन डील करता है कल पे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट से। आज हम लोग हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट यहाँ पर पढ़ेंगे। तो निकाल लीजिए BNS के अंदर, इंडेक्स से देखेंगे। दिस इज योर 114 BNS और 3119 और 3119 IPC, 3119 IPC। ओके, चलिए निकाल लीजिए फटाफट से 114 सेक्शन। हर्ट, ठीक है, आइए। सो इसकी डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है यहाँ पर, whoever causes, यानी कि जैसे ही उसने कॉज कर दिया, क्या जो भी लिखा है, अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या कॉज कर दिया। ये 3 चीजें, यानी कि किसी को बॉडीली पेन, शरीर में दर्द, डिजीज, कोई बीमारी, या फिर इनफर्मिटी। अनफर्मिटी मतलब कि जिससे वो अपना काम ना कर पाए, लाचार हो जाए किसी काम को करने के लिए, ठीक है, जो ऑर्डिनरी कोर्स में वो अपना काम करता है वो ना कर पाए, तो वो एक्टिव सीरियस हो जाता है, वो एक्टिव सीरियस यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर बात कर रहा है फिजिकल हर्ट की। दिस हर्ट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द इमोशनल हर्ट, क्यों मेरा ब्रेकअप हो गया, इसने मेरा दिल तोड़ दिया, वो वाले हर्ट की बात नहीं कर रहा स्टूडेंट्स। ये बात कर रहा है हमारे किसके बारे में, ये बात कर रहा है हमारे फिजिकल हर्ट के बारे में। जब शरीर पर, बॉडी पर क्या हो जाए, कोई बॉडीली पेन हो जाए, डिजीज हो जाए, ठीक है, और कोई इन्फर्मिटी हो जाए, और किसी एक व्यक्ति को, ठीक है। पार्थ जी, इट विल टेक 24 आवर्स। आप अभी निश्चिंत हो जाइए, अभी आपने टिकट रेस किया है, आज क्रिसमस है, कौन अभी काम कर रहा होगा, छुट्टी है वैसे, तो आप 24 घंटे 48 घंटे में आपको पूरा रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, चले। अब देखिए क्या है, 114 केवल एक डेफिनेशन आपको बता रहा है कि हर्ट होता क्या है, पर से एक ऑफेंस नहीं है कि आपको 114 में यहाँ पर क्या मिल जाएगी, पनिशमेंट मिल जाएगी। बट यस, अगर आप आएंगे 115 में,
वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, जानबूझकर करने की, पता होते हुए भी, यानी कि हु एवर कॉजेज बॉडली पेन डिजीज टू एनी पर्सन कॉज हर्ट, वो हर्ट हो जाएगा। अब ये बात जानते हुए भी, हु एवर 115 आई एम रीडिंग, हु एवर डज एनी एक्ट विद द इंटेंशन, उसकी इंटेंशन ये है, मेंजरिया ये है, कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन विद द नॉलेज, पहली बात उसकी इंटेंशन, वो हर्ट करना चाहता था, बॉडीली पेन डिजीज और इन्फॉर्मिटी करना चाहता था, और उसको नॉलेज थी कि ये काम करने से ऐसा हो जाएगा, लाइकली टू कॉज हर्ट टू एनी पर्सन, तो उसे को हम वॉलंटरी कॉज कहेंगे। अब इसी की ही आप देखेंगे सेकेंड क्लॉज, डेली होती है 9 से 10 बजे, इसी की ही सेकेंड क्लॉज देखेंगे, 115 को मैं पढ़ रही हूँ, इसका दूसरा क्लॉज, whoever in the cases provided subsection 1 122 voluntary causing hurt shall be punished with imprisonment for either term which may extend to 1 year। तो आईपीसी में भी यहाँ पर पनिशमेंट दी हुई थी 1 ईयर की, ठीक है। अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा आपको समझाती हूँ कि जैसे यहाँ पर क्या है, जब ये कब पनिशेबल हो जाएगा, 114 में तो इसको केवल डिफाइन किया गया है कि हर्ट क्या होता है, लेकिन ये कब पनिशेबल हो जाएगा, पहले 323 में होता था, अब 115 में हो रहा है कि जब वॉलंटरी, ये जानते हुए, और वॉलंटरी की डेफिनेशन हम सेक्शन नंबर 39 ऑफ आईपीसी से लेते थे, अभी कहां से लेंगे वॉलंटरी की डेफिनेशन, यस, फ्रॉम वेयर वी हैव टेक वी कैन टेक द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। वॉलंटरी अभी कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 2 में, देख के बताइए आप लोग मुझे, साथ के साथ ही इंटरलिंकिंग करेंगे। सेक्शन 2 के आई गेस लास्ट में होगा, वी है ना, तो अब क्योंकि अल्फाबेटिकली इसको सिंक्रोनाइज कर दिया गया है, तो वो सेक्शन नंबर 2 के कहीं वी में होगा, अभी देख लेते हैं हम। 33, 2 के 33 में है, ये देखिए, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, लिख लीजिए यहाँ पर, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 33, जब इसमें वॉलंटरी शब्द ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तब ये जो हर्ट है ये पनिशेबल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन, ये 115 और 321 है, कि जब इसके अंदर इंटेंशन हो जाएगा, वो ये चाहता था, मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, वो इसको क्या कर रहा है, डंडे से मार रहा है बी को, और उसको पता था कि यहाँ पर ऐसा करके उसको चोटें लग जाएंगी, कोई इन्फर्मिटी यहाँ पर इसको चोटें वगैरह लग जाएगी, तो तब, और नॉलेज थी कि पता था कि ये करने से एक्ट में या तो बॉडीली पेन हो जाएगा, या इन्फॉर्मिटी हो जाएगी, या कोई डिजीज हो जाएगा, या फिर कोई डिजीज हो जाएगा, तो ये बात उसको पता थी, ये बात जानते हुए, नॉलेज करते हुए, इसको इंटेंशन उसने जताई, और फिर ये एक्ट इसने यहाँ पर किया। लेकिन एक्सेप्ट प्रोवोकेशन के, इसका एक एक्सेप्शन है, प्रोवोकेशन के, जब किसी ने इसको क्या किया हो, प्रोवोक किया हो, तो इसकी 1 साल की पनिशमेंट, और देखो फाइन को इनहेंस किया गया है, आईपीसी में 1000 का फाइन था, और अभी आप देखेंगे यहाँ पर कितना, एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड 10,000, सीधा उसको 10 गुना कर दिया है, अभी जो फाइन है वो 10,000 रुपए का कर दिया है, सजा सेम 1 ईयर, बट जो फाइन है वो यहाँ पर सीधा बढ़ाकर 10 साल कर दिया है, और बोथ कर दिया है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब कह रहा है 334 का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन यहाँ पर क्या बात कर रहा है, 334 का कॉरेस्पॉन्डिंग है हियर टू 122, यहाँ पे अभी मैं हूं सेक्शन नंबर 122 पर आ गई हूं, 122 बीएनएस को पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है 122 बीएनएस, साथ साथ पढ़ने होते हैं क्लब करके, सेक्शन से सारे हर्ट से रिलेटेड है। देखो क्या बोल रहा है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, यानी कि प्रोवोक करा है किसी ने, ठीक है, उसको उस समय एक सडन प्रोवोकेशन हुआ है, तो कह रहा है whoever voluntary causing hurt on grave or sudden provocation if he neither intends, उसको नहीं पता था पहले से, उसकी कोई मेंजर या इंटेंशन नहीं थी, ना ही उसको नॉलेज थी कि ऐसा होने वाला है, other than the person who gave the provocation shall be punished with either description which may extend to 1 month, ये देखो सेम है,
लेकिन इसका भी फाइन बढ़ा दिया गया है, फाइन कर दिया है 5000 रुपीज। तो पहले सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का फाइन था, 500 रुपए का फाइन था, अभी बढ़ाकर यहाँ पर कितना कर दिया है, 5000 का फाइन कर दिया गया है, 5000 का। तो अब आप देख रहे हैं कि इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस के अंदर फाइन्स को इनहांस किया गया है, ठीक है। यस, सारे बढ़ा दिए गए हैं। ये मार्क करते रहिए। देखिए, आई हैव प्रिपेयर्ड माय बेयर एक्ट, सी आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल माय बेयर एक्ट। ये देखो, तो जो न्यू है उसको आप ऐसे हाईलाइट कर लो और देखो लिख लो, जैसे मैंने लिखा हुआ है ना आईपीसी में, आईपीसी में देखो लिखा हुआ है मैंने कि इतना फाइन था, ताकि आपको बार बार दूसरी किताब देखनी ना पड़े। सो जस्ट प्रिपेयर योर बेयर एक्ट विद मी। आप लोगों को इसीलिए दिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि अब मेरे पास बीएनएस है तो मुझे आईपीसी देखने की जरूरत है। मैंने जो जो डिफरेंसेस थे सारे इधर ही लिख लिए, सब कुछ इधर ही लिख लिया। एंड आई होप, हाँ, आपको दिख गया ना, देखो किस तरीके से मैंने लिखा है। यस, चले, अब यहां पर आता है स्टूडेंट्स ग्रीवियस हर्ट। कौन सा सेक्शन है ग्रीवियस हर्ट का? यस, ग्रीवियस हर्ट। अगेन 116 और 117, 116 और 117, और यहां पर पहले था 320 एंड 321। तो आपको देखिए ये कुछ ना कितनी कैटेगरीज दी हुई है, 8 कैटेगरीज दी हुई है जो ग्रीवियस हर्ट के एक क्वेश्चन में आती है, ग्रीवियस हर्ट के सर्कमस्टांसेस पर आती हैं। अब देखो, जब आप 116 पढ़ेंगे तो अगेन 116 आपको केवल बता रहा है कि व्हाट इज ग्रीवियस हर्ट, जैसे आपको 114 में बताया कि हर्ट क्या होता है। आइए इसको समझते हैं। 116 को 8 तरह के ग्रीवियस हर्ट ही, 8 तरह की सिचुएशंस ही ग्रीवियस हर्ट क्या करेगा, उसको कंसीडर करेगा। नंबर 1, इमैस्कुलेशन। दिस नंबर 1, एक एक को समझेंगे हम लोग, ठीक है। इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन का एक लैंडमार्क केस है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, दैट स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवालिंगम 1988 सुप्रीम कोर्ट। इसमें, और इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूविंग एनीबॉडीज, मेल्स, एक्चुअली ये मेल पर्सपेक्टिव सेक्शन है, जो उनके किसी सेक्स ऑर्गन को और उनके किसी प्राइवेट पार्ट को रिमूव कर देना। तो ये जो केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवालिंगम 1988, इसमें मुद्दा यही था कि इसमें एक पर्सन था जिसने एक व्यक्ति के टेस्टिकल्स को स्क्वीज कर दिया था, तो वहां पर उसको ग्रीवियस हर्ट का ऑफेंस लगाया गया था और उसको सजा भी मिली थी, ऑफेंस ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो स्पेसिफिकली फॉर मेल्स प्राइवेट पार्ट के लिए इमैस्कुलेशन का ऑफेंस होता है। इसके बाद 2 देखेंगे, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई, यानी कि यहाँ पर परमानेंटली किसी तरीके से अब दिखना बंद हो गया है किसी भी आंख से या दोनों से, ठीक है, दिखना बंद हो गया है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है ना, ये देखिए ये लिखा हुआ है मैंने, डिस्ट्रॉय एनी आई और 2। थर्ड है परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर ईयर, किसी भी कान से सुनना, किसी एक कान से सुनना या दोनों कान से सुनना बंद हो गया है, डिस्ट्रॉय कर दिए, खराब कर दिए, कान का पर्दा फाड़ देना, जैसे जब लड़ाई होती है कान का पर्दा वगैरह फट जाता है ना, तो इन सारी चीजों के लिए। फिर इसके बाद 5वां, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट। तो यहाँ पर किसी भी जॉइंट का, कोई जो यहाँ पर हमारे जॉइंट है इनकी पावर चले जाना, हड्डी टूट जाना, है ना, किसी मेंबर ऑफ जॉइंट इसकी पावर चले जाना। नेक्स्ट, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, जैसे कि इतना मारा कि अब नाक वाक टेढ़ी हो गई है, दांत टूट गया है। नीचे लिखा हो ना फ्रैक्चर, हड्डी टूट जाना, फ्रैक्चर हो जाना। डिसलोकेशन ऑफ अ बोन, कोई बोन डिसलोकेट हो जाना बॉडी में, या उसका टीथ टूट जाना, ये भी आपका ग्रीवियस हर्ट में आता है। और हेड और फेस इतना मारा, जैसे यहाँ छुरी मार दी, घाव दे दिया कि फेस डिसफिगर हो गया, या निशान लग गए हैं बहुत सारे, है ना, डिसफिगर हो गया है। और 8वां पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं 8th पॉइंट, और अपनी बैरक में भी देख सकते हैं, एनी हर्ट विच इंडेंजर्स द लाइफ, जो लाइफ के लिए क्या हो, खतरनाक हो, लाइफ के लिए घातक हो। विच कॉजेज द सफर टू द ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ, यानी कि वो लगातार 15 दिन तक अपना नॉर्मल काम ना कर पाए, 15 दिन का उसे एक तरीके से हॉस्पिटलाइज्ड हो गया,
15 दिन तक ऑफिस नहीं जा पा रहा, स्कूल नहीं जा पा रहा, कॉलेज नहीं जा पा रहा, अपने नॉर्मल घर गृहस्थी के काम नहीं कर पा रहा। तो पहले ही आईपीसी में जो दिन थे ये 20 दिन दिए हुए थे, लेकिन अब इसकी गंभीरता को देखते हुए इसको घटाकर 15 दिन पर कर दिया है। यानी कि पहले था कि 20 दिन तक कोई अपना काम ना कर पाए, लेकिन कई बार चीजें होती है कि बॉडी हमारे को 10-15 दिन में हील कर देती है, तो वो ग्रीवियस हर्ट चार्ज ही नहीं लग पाता, फिर लग ही नहीं पाता था ऐसे ऑफेंसेस में। इसीलिए अब 20 दिन को घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। क्यों? ताकि अगर उस दौरान तक कोई बॉडीली पेन है कि वो अपने ऑर्डिनरी पर्सुएट्स, अपने ऑर्डिनरी काम को नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो व्यक्ति लाइबल हो जाएगा उसको ग्रीवियस हर्ट करने के लिए, राइट? अभी देखो 116 पर से इज नॉट एन ऑफेंस, है ही नहीं, बताया है आपको कि हेलो हेलो ये ग्रीवियस हर्ट है। अब आता है 117, जब आप कहेंगे जब हुआ वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, कि ये सब चीजें पता थी और इन 8 कैटेगरीज में से, इन 8 सिचुएशंस में से आपने कोई एक सिचुएशन की हुएवर कॉजिंग वॉलेंट्री हर्ट, हाँ वॉलेंट्री हर्ट विच इंटेंड्स टू कॉज, जो ऐसा होता एंड नोज हिमसेल्फ कि ये ग्रीवियस हर्ट इससे हो जाएगा, इज सेड टू बी वॉलेंट्री ग्रीवियस हर्ट। तो जैसे कि देखो इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ो, ए चाहता था और ये जानता था कि वो परमानेंटली जेड का फेस डिसफिगर करेगा, इसीलिए वो जेड के फेस पर ब्लो करता है, मुक्का मारता है, ब्लोज द जेड्स फेस, जिससे उसको सीवियर बॉडी पेन भी हुआ, पूरे फेस पे दर्द हुआ, नाक वाक खराब हो गई उसकी, ठीक है। तो उसने यहाँ पर वॉलेंट्री उसको ग्रीवियस हर्ट कर दिया है। नाउ द क्लॉज 2, 117 क्लॉज 2, तो आप टॉट में जा सकते हो, इधर टॉट में भी जा सकते हो, यस, और ऑब्वियसली ऑफेंस में भी जा सकते हो, कंप्लेंट भी कर सकते हो। Whoever except in the case provides subsection 2 122 voluntary causing shall be punished imprisonment for either description for term of 7 years। देखिए कितनी कड़ी सजा है इसकी, देख रहे हैं आप, कड़ी सजा है इसकी कि क्या है 7 years। यहाँ पर आप देखो 7 years, ये केस मैंने आपको बताया ना, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवालिंगया 1988, the act of squeezing the testicles of a person would be an offense of causing grievous hurt। आइए फिर वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, जैसे कि मैंने बताया ना, ए ने जेड को ब्लो किया, मुक्के मारे, उसको इंटेंशन थी, उसको नॉलेज थी कि ऐसा करूंगा तो इसका जो फेस है वो डिसफिगर हो जाएगा। अगर मान लो उसने उसको ब्लो किया, मुक्के मारे, फेस डिसफिगर नहीं हुआ, लेकिन उसको सीवियर बॉडी पेन हो गया कि वो यहाँ पर 15 दिन तक अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो ग्रीवियस हर्ट के लिए लाइबल होगा? स्टिल ऑल्सो विल बी लाइबल फॉर ग्रीवियस हर्ट, कि डिसफिगर नहीं हुआ चलो, लेकिन सीवियर बॉडीली पेन हो गया 15 दिन का। तो यस, इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस आल्सो कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, 15 दिन तक काम नहीं कर पाया ना, घातक शरीर में दर्द है ना, यस, लाइबल फॉर ग्रीवियस हर्ट। तो फिर यहाँ पर लाइबल फॉर ग्रीवियस हर्ट, तो ये यहाँ पर क्योंकि इंटेंशन थी, नॉलेज थी, ये मेंजरिया हो गया, और जैसे उसने कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट किया, ये उसका एक्टस रियस हो गया, एक्टस रियस हो गया। तो पनिशमेंट यहाँ पर पहले 325 में दी हुई थी, अब यहाँ पर 117 क्लॉज 2 में दी हुई है। तो देखिए पनिशमेंट कितनी है, 7 साल प्लस फाइन। फाइन नहीं डिटरमाइन किया गया है कि एग्जैक्टली फाइन क्या है, वो डिपेंड करता है कौन से सिचुएशन केस के हिसाब से। मीनाक्षी 7 साल से कम नहीं, अभी 7 साल ही है, ठीक है। अब आप देखेंगे पहले हमारे आईपीसी के अंदर एसिड अटैक के जब केसेस आ रहे थे, तो एक अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर एक ऑफेंस को जोड़ा गया था 326 ए और बी को, 326 ए और बी को, जो कि अब यहाँ पर क्या बन गया है, ए बन गया है, या यस, जो कि अब यहाँ पर हमारा एसिड अटैक कहाँ गया, वन सेकेंड, एसिड अटैक अभी कहाँ आया है देखो जरा,
नहीं, आई थिंक आगे दिया है ना उसको कहीं। अभी एसिड अटैक अलग से यहाँ पर दे दिया, उसको भी साथ साथ कवर करते हैं। आई थिंक देयर वुमेन्स के ऑफेंसेस में है वो, है ना? कहाँ पर है भाई? हाँ, वो उधर चला गया ना, वुमेन वाले उसमें एसिड अटैक। कहाँ है? मुझे तो मेरे 124। यस यस 124। अच्छा, उसके आगे ही था। 124, यस। तो पहले जो हमारा क्या था? ओ यस यस, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। तो पहले ये जो सेक्शन था, ये बाय अमेंडमेंट ऐड किया गया था, सेक्शन नंबर 326 ए बी, एसिड अटैक, जिसमें देखिए क्या कह रहा था, ये कंपेयर करते हैं दोनों को। क्या कह रहा है? वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। तो देखिए, whoever causes परमानेंट और पार्शियल, दो शब्द देखिए आ रहे हैं यहाँ पर, परमानेंट और पार्शियल वर्ड आ रहे हैं। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, पार्शियल मतलब किसी कम, कोई आधा, ठीक है। अब क्या कर दिया? डैमेज, डिफॉर्मिटी, खराब कर दिया, डिफॉर्मिटी कर दी, जल गया, बर्न हो गया, या मेम, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, और डिसफिगर और डिसेबल्स। तो कितने वर्ड्स हैं टोटल? डैमेज, डिसेबल, बर्न, डिसफिगर, डिफॉर्मिटी। और ये पहले 2013 में ऐड किया गया था इस सेक्शन को। तो यहाँ पर means does any part of the body of the person causing grievous hurt, throwing acid, administering that person using other means, किसी तरीके से फेंकता है, फेंकने की कोशिश करता है, उसे नॉलेज है कि उससे ये इंजरी होने वाली है। और एक नई लाइन जो 326 ए में नहीं थी, 326 ए में नहीं थी, वो एक लाइन देखिए यहां से, और causes a person to be permanent vegetative state। परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट की यहाँ पर बंदा क्या है? सदमे में चला गया, जैसे कॉमा में चला जाना, सदमे में चले जाना, कि एक व्यक्ति क्या है, ही कैन सी, ही इज अलाइव और शी इज अलाइव, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। वो सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं, बट वो जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो आनंद भाई नहीं थे, वो आनंद भाई था जिसको मुन्ना भाई ठीक करता है, तो वो वेजिटेटिव स्टेट में ही थे, एक ऐसे सदमे में कि वो जिंदा थे लेकिन वो कुछ फंक्शन नहीं कर पाते थे। causes a person in a permanent vegetative state। तो ये नई लाइन जोड़ी गई है, आप चाहे तो इसे मार्क कर सकते हैं। shall be punished with easy description for a term which may not less than 10 years। तो सजा यहाँ पर 10 साल की है, ठीक है, पहले भी इतनी थी, 10 साल। और यहाँ पर दूसरा है which may extend to imprisonment for life, उम्र कैद भी हो सकती है। और फाइन प्लस मेडिकल एक्सपेंसेस, देखिए जो भी उसको ठीक कराने के, उसके इलाज के मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, वो भी यहाँ पर देने होंगे विक्टिम कॉम्पनसेशन एक्ट के हिसाब से, जो कि विक्टिम कॉम्पनसेशन एक्ट सीआरपीसी के अंदर भी दिया है, बीएनएसएस के अंदर भी अभी डाला गया है, उसके हिसाब से उसको ये देने पड़ेंगे। ओके, अब देखो पहले 326 ए कंप्लीट हुआ, 326 बी में पहले आईपीसी के क्या था? अटेम्प्ट टू एसिड अटैक, कर रहा नहीं, अभी करने की कोशिश करी है, एसिड थ्रो करने की कोशिश करी है। तो वहां पे क्या हुआ, वो अभी आपको देखो 124 के क्लॉज 2 में ही अटेम्प्ट का क्लॉज भी दे रखा है, ठीक है। कह रहा है whoever throws, फेंकने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट टू थ्रो, फेंकता है या फेंकने की कोशिश करता है एसिड टू किसी पर्सन पर, अटेम्प्ट एनी अदर मीन्स विद द कॉजिंग ऑफ परमानेंट पार्शियल, चाहे उसका परमानेंट पार्शियल डैमेज हो जाए, डिफॉर्मिटी, बर्न्स, मेम्स, डिसफिगर, डिसेबिलिटी, ग्रीवियस हर्ट, दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड। अब यहाँ पर देखिए 5 साल, ऑलरेडी आईपीसी में भी 5 साल की सजा थी, मार्क करते रहिए, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। लेकिन ये नया है, पहले सिर्फ 5 साल की थी, अब यहाँ पर एक्सटेंड टू 7 ईयर्स भी कर दिया है, श्योर ऑल्सो लाइबल टू द फाइन, ठीक है। एक बार आईपीसी में देख लो, आईपीसी में 7 थी कि नहीं थी? 326 326 बी, तो आई गेस 7 बढ़ा दिया गया है ना? मैं चेक कर लेती हूँ सेक्शन 326 बी को।
सेम थी, 5 to 7 ईयर्स थी, ठीक है, उधर भी सेम थी, तो और कोई चेंज नहीं किया, बस इनको इकट्ठा यहाँ पर डाल दिया गया है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है जी, क्लियर हुआ। तो ये भी हमारे ग्रीवियस हर्ट के ही साथ साथ चलता है एसिड अटैक भी। कोई डाउट है अभी तक जितना कराया समझ? यस, ठीक है। सो इसी के साथ रीडिंग सेक्शंस आप कर सकते हैं, जैसे 327 से 338, इसी के बाद आप एंडेंजरिंग पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, ठीक है, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। बाकी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट मैंने आपको करवा ही दिया है ऑलरेडी, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हम कर चुके हैं। हाँ जी, जल्दी से बताइए, बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्विकली लेट मी नो, देन विल प्रोसीड टुवर्ड्स दी अदर ऑफेंसेस। अभी हम 111 ऑर्गेनाइज क्राइम भी करेंगे, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम भी करेंगे जो न्यू आए हैं, और विल डू कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, और ये कुछ हम ऑफेंसेस करेंगे, अबेटमेंट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये करेंगे, और दैट्स मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड करेंगे। क्लियर? चलो, सो एक बार आप रिवाइज करो सेक्शन, आई जस्ट टेक अ वाटर ब्रेक एंड देन फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलें, लेट्स स्टार्ट। culpable homicide and murder, shall we proceed? चलें, okay, 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 just a second. Okay, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड दोनों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, दोनों के मतलब अलग अलग हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो आप देखिए, कल्पेबल होमिसाइड जो पहले हमारा सेक्शन नंबर 299 था, अभी यहाँ पर आ गया है सेक्शन नंबर 100 बीएनएस के अंदर, ठीक है। देखो क्या है इसका मतलब, होमिसाइड, होमिसाइड दो शब्द है ये। होमी का मतलब है, होमी, दिस होमी वर्ड, इसका मतलब है ह्यूमन, कोई इंसान, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मैन, वुमेन, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और साइड का मतलब है, द साइड, साइड का मतलब है टू कट, किसी की डेथ कॉज कर देना, सेक्शन नंबर 46 के अंदर, है ना, टू कट, किसी को कट कर देना, मार देना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, होमिसाइड, साइड को आप देखेंगे किससे, डेथ से। सेक्शन नंबर 2 के शुरुआत में कहीं दिया होगा डेथ का, ये रहा 2 क्लॉज 6, लिख लो साइड, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 में दिया हुआ है डेथ, यानी कि डेथ कॉज कर देना, होमिसाइड का साइड।
तो ह्यूमन की, होमी की डेथ कॉज कर देना इज होमिसाइड। पहले तो इनके एक एक मतलब समझो, ठीक है। 9 बजे चलती है ये क्लास। यानी कि, और कल्पेबल का मतलब क्या होता है? कल्पेबल मतलब वो लायबिलिटी, वो लायबिलिटी, और यू कैन से दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ गलत यहां पर हुआ है, कुछ गलत यहां पर हुआ है। और वो गलत क्या है? कि अपराध यहां पर हुआ है, ऑफेंस यहां पर हुआ है, ऑफेंस यहां पर किया गया है। तो सिंपल पहले इन दोनों शब्दों का मतलब हमने समझा। कल्पेबल मतलब दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट समथिंग बैड हैज बीन हैपेंड, और दैट ऑब्वियसली एन ऑफेंस। और उसके बाद होमिसाइड का मतलब टू कट द ह्यूमन, टू कॉज डेथ ऑफ ए ह्यूमन। तो वो साइड यहां पर हो गया है। एंड यू नो व्हाट, these homicide can be of two types, can be of two types। इसी के अंदर आता है, one is suicide। सुसाइड पढ़ते हैं ना, होमिसाइड दो तरीके के होते हैं, एक पढ़ते हैं सुसाइड। सुसाइड का मतलब होता है सुई, सुई मतलब सेल्फ, अपने आप को मारना, खुद की जान लेना। सुसाइड का मतलब खुद की जान लेना। और लीगल होमिसाइड, जो कि हम कहते हैं कि हाँ लीगली पैसिव यूथनेशिया वगैरह, वो लीगल होमिसाइड हो गया। कि जैसे हम दैट अरुणा शॉनभाग केस में हमने डिसाइड किया था पैसिव यूथनेशिया के बारे में, कि हाँ अगर कोई व्यक्ति की जिंदगी मौत से भी बदतर है तो उसको लीगल होमिसाइड भी कहते हैं। बट कल्पेबल होमिसाइड ये वो है कि बिना किसी के कारण किसी एक व्यक्ति दूसरे की मृत्यु कर देता है, जो कि ऑफेंस में काउंट किया जाता है। तो लीगल होमिसाइड, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, उस लीगल होमिसाइड में पहला एक आ गया कल्पेबल होमिसाइड, जो भी मैंने आपको बताया, जो ऑफेंस है, जिसको हम बोलते हैं अमाउंटिंग टू मर्डर 300, जो मर्डर आ जाएगा आपका। एंड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर सेक्शन नंबर 100, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और नॉन कल्पेबल होमिसाइड कौन से आएंगे? जब होमिसाइड तो हो गया, होमिसाइड तो हो गया, लेकिन वो जनरल एक्सेप्शन में डिफेंस ले गया व्यक्ति, डिफेंस ले गया। जब एक पर्सन अपनी लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट हो गया, एस्केप कर गया, तब हम उसे नॉन कल्पेबल होमिसाइड कहेंगे। पहले तो सिर्फ हमने अभी तक जो हमारा शब्द है उसी का ही मतलब जाना है, ठीक है। होमिसाइड मतलब टू कट अ मैन, टू कट अ मैन, ह्यूमन बीइंग, टू कॉज डेथ। एंड वही होमिसाइड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, two types, that is suicide and legal homicide, legal homicide, suicide to self cut, and then legal homicide में भी culpable homicide जो offense create करता है, whether it is amounting to murder and not amounting to murder, जो हम 100 101 में पढ़ेंगे BNS के। and the other non culpable homicide because their intention is not there, or the defense can be taken general exceptions में, तो इसीलिए हम इसे non culpable homicide कहेंगे, right? चले, so let's move forward, section number 299। पहले इसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 100 की लैंग्वेज को पढ़ेंगे। कुछ नहीं समझ में आएगा तो भैया आप लोग पूछते रहिएगा, आपके पास पूरी छूट है, ठीक है ना। आप सभी के कमेंट्स बिल्कुल मेरे सामने हैं, ठीक है। देखो, अब देखो, रीड करो सेक्शन को, क्या कह रहा है। whoever causing death, causes death by doing an act with the intention of causing death, सिर्फ रीडिंग, only reading, we are doing only reading। One second, यहाँ, ठीक है, only reading। intention of causing death, comma, or with intention of causing such bodily injury, ऐसी bodily injury is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death। बेयर एक्ट है आप लोगों के पास? yes or no, जल्दी से मुझे बताइए। commits an offense of culpable homicide,
कल्पेबल होमिसाइड, ये हमने पढ़ा सेक्शन, ठीक है। अब इसके ना रूट को हम लोग पढ़ते हैं, रूट को हम लोग समझते हैं। जैसे बेयर एक्ट होनी चाहिए भाई सबके पास, बेयर एक्ट नहीं होगी तो फिर कोई मजा नहीं है पढ़ने का, क्योंकि फिर चाहे कितना ही समझ लो, अपनी बेयर एक्ट नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। देखो अब हम कुछ इसकी ना डिग्रीज को समझते हैं। किसको? इसके एक मेंजरिया के लेवल्स को समझते हैं। सबसे पहले इन दोनों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेंजरिया के, आप चाहें तो मेरे साथ ये लिख भी सकते हैं अगर इफ यू आर मेकिंग नोट्स। मेंजरिया के लेवल, सबसे पहला लेवल होता है मेंजरिया का, सबसे पहला लेवल नॉलेज। नॉलेज कि उसको पता था इस चीज के बारे में, जो हम कह सकते हैं दिस इज बी द लेस सीरियस, लेस सीरियस। ओके, नेक्स्ट मेंजरिया की स्टेज और लेवल्स, इंटेंशन। इंटेंशन किस चीज की? टू कॉज इंजरी, चोट पहुंचाने की इंटेंशन। एंड नंबर 3 क्या है? नेक्स्ट यही इसकी इनहैंस्ड इंटेंशन, इंटेंशन टू कॉज डेथ, टू कॉज डेथ, जो कि हम कहेंगे ये सबसे ज्यादा सीरियस है, सबसे ज्यादा सीरियस है। ये मेंजरिया के स्टेजेस, एक तरीके से लेवल यहाँ पर हो गए। जैसे जैसे ऊपर जाता रहता है लेवल, जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहता है, तो क्या होता है? कल्पेबल होमिसाइड मर्डर की तरफ बढ़ता रहता है, मूव करता रहता है। ठीक है, तो ये जैसे इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, तो यहां मर्डर की तरफ वो बढ़ता रहेगा। अब आ जाते हैं अगेन टू दी सेक्शन नंबर 100, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड। आ जाओ, अभी हमने मेंजरिया के लेवल देख लिए। अब वो ये कह रहा है, अगर आप सेक्शन को पढ़ो, देखो उसकी पढ़ो, अगर किसी ह्यूमन एक्ट से, अगर एक ह्यूमन एक्ट से किसी की डेथ कॉज्ड हो जाए, कॉज्ड डेथ, ह्यूमन एक्ट से डेथ कॉज हो जाती है, और जिसने ये एक्ट किया, जिसने ये एक्ट किया उसके पास दो चीजें थी, उसके पास नॉलेज भी थी और उसके पास इंटेंशन भी थी। नॉलेज प्लस इंटेंशन उसके पास दोनों थी। किस चीज की? किस चीज की? कि जो भी मैं ये एक्ट करूंगा, इस एक्ट से डेथ कॉज हो जाएगी, डेथ कॉज हो जाएगी। ये पता था कि मैं ऐसा करूंगा तो डेथ कॉज हो जाएगी। अब देखो इसके 3 क्लॉज एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन इससे पहले हम एक इलस्ट्रेशन को समझेंगे। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन को समझेंगे। पहले देखो, someone who causes death of another by doing an act likely to cause the death, जैसे कि वाई ने क्या किया, एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से, मान लीजिए कि तलवार है, इस तरह की एक तलवार टाइप है, ठीक है, उससे क्या किया, या एक छड़ी है, बड़ी डंडा है, या कोई पत्थर है बड़ा सा, और इससे उसने क्या किया, एक्स के ऊपर अटैक किया, हमला मार दिया, तो यह आ जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको और बेटर तरीके से समझाती हूं, इसकी इलस्ट्रेशन पढ़े। ए लेज स्टिक एंड टर्फ ओवर अ पिट विद इंटेंशन देयर बाय कॉजिंग डेथ, और नॉलेज थी कि इससे ऐसा हो सकता है, बिलीविंग द ग्राउंड टू बी फर्म, थ्रेड्स फॉल इज किल्ड, वहां पे वो गिरा और वो मर गया। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ व्हाट?
दी कल्पेबल होमिसाइड, दी कल्पेबल होमिसाइड। अब देखिए इसका क्लॉज 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या बात करती है, ठीक है, कह रहा है देखिए, अ पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अदर हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर, डिजीज, डिजीज, a person who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease, or bodily infirmity and thereby accelerate the death of that other shall be deemed to have caused his death. दूसरी explanation, where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by restoring a proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented. And explanation number 3, the causing of death of a child in a mother's womb is not homicide, but it may amount to culpable homicide to cause death of a living child if any part of that child has been brought forth, though the child may not have breathed or been completely born. तो ये 3 और एक्सप्लेनेशंस आपको यहाँ पर दी हुई हैं, किसकी, कल्पेबल होमिसाइड की। पहले अभी तक मैंने जितना कराया वो समझ में आया आपको, अभी तक सिंपल। थैंक यू अजित्रा, अजित्रा, ठीक है। अब देखो, आप कल्पेबल होमिसाइड का प्रूव कैसे करेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड हुई है। सबसे पहला देखने के लिए कल्पेबल होमिसाइड हुई है या नहीं हुई है, सबसे पहली चीज क्या नोट करनी है कि डेथ हुई है, मैंने बताया था ना, डेथ हुई है कि नहीं हुई, हाँ जी हुई है, हाँ हुई है, यस हुई है। अब लेकिन मेंजरिया नहीं था डेथ कॉज करने का, लेकिन ये पता था, ये नॉलेज थी कि ऐसा करने से डेथ कॉज हो सकती है, डेथ कॉज हो सकती है। और कॉजल लिंक कि क्या जो ये करना चाहता था और जो इसने अपना एक्ट किया है उसके रिजल्ट से ही डेथ कॉज हुई है, ये कॉजल लिंक कि इतनी जोर से डंडा मारा, इतनी जोर से उसको पत्थर उठा के मारा कि उसकी डेथ कॉज होगी। तो ये बात इसको पता थी कि इतनी तेज इस तरीके से हमला करेगा तो डेथ कॉज हो जाएगी, दैट कॉजल लिंक। ठीक है, अब देखो हम लोग कुछ ना इसके और बेटर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अब हमने क्या किया, एक्सप्लेनेशन नंबर 1। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को ध्यान से समझना, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को ध्यान से समझना, बहुत मैं तसल्ली से पढ़ा रही हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आज अगर नहीं भी हो पाए बाकी के ऑफेंसेस तो हम कल कर लेंगे, बट अभी हम ध्यान से समझेंगे। देखो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, नंबर 1 को पढ़ो आप, अभी 100 की एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर विक्टिम को पहले से ही कोई बीमारी थी, मैं सिर्फ उसी को ट्रांसलेट कर रही हूँ, विक्टिम को पहले से ही कोई बीमारी थी, या उसको कोई डिसऑर्डर था, या उसको कोई बॉडीली इन्फर्मिटी थी कि जिससे अक्यूज की डेथ जल्दी कॉज हो जाती है। एक होता ना एक तगड़ा तगड़ा दारा सिंह जैसा बंदा है, उसको तो बहुत पीटोगे तब जाके कहीं कुछ होगा, लेकिन एक बेचारा दुबला पतला बीमार सा बंदा है, उसको आप थोड़ा सा भी धक्का दे दोगे वो तो और गिर गिर के और गिर जाएगा। तो अगर कोई आदमी पहले से बीमार या वीक था और आपने उसको कोई इंजरी दे दी जिसकी वजह से, अगर आप दूसरे व्यक्ति किसी तगड़े आदमी के साथ ऐसा करते हैं वो ना होता, लेकिन क्योंकि वो बीमार, इन्फर्म, बॉडीली पेन उसको था, तो आपने जो भी एक्ट किया, ठीक है, उसको इंजरी दी और उस इंजरी की वजह से डेथ हो गई, उसके बाद ही वो मर गया, तो लॉ कहेगा कि इसकी डेथ तुमने ही करी है। माना तुम उसे जान से नहीं मारना चाहते थे, लेकिन डेथ तो कॉज हो गई ना, यही मैंने बताया, कल्पेबल होमिसाइड का मेन इंग्रेडिएंट है डेथ कॉज होनी चाहिए, और इंटेंशन प्लस एक्ट का कॉजल लिंक ऐसा होना चाहिए कि आपके ही कारनामे से, आपके ही एक्ट करने से, आपके ही कंडक्ट से इसकी डेथ हुई है। अब वो बीमार था पहले से ही, कुछ भी था, वो हमें नहीं अब पता, बाद में ये मत चिल्लाना, हाँ हमें क्या पता था वो बीमार था, अरे भाई तूने काम किया, तेरे को नॉलेज थी, तेरे को इंटेंशन थी, तूने ये किया। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो बी को टीबी या हार्ट, दिल की कोई बीमारी थी, ए ने बी को जोर जोर से डंडा मारा, वो पहले से इन्फॉर्म है, दिल कमजोर है, ठीक है।
अब वो माना कि बीमार था और 2-3 महीने 4 महीने जी सकता था, लेकिन उसको इतना मारा गया, उसको इतना पीटा गया कि वो जैसे इंजरी हुआ उसका हार्ट फेल हो गया, मर गया वो। तो ये बोलेगा अरे मैंने क्या इसको मारा, ये तो पहले से ही मरने वाला था, इसका तो जो है हार्ट इसको प्रॉब्लम थी और डॉक्टर्स ने तो पहले ही कह दिया था कि ये केवल 2-3 महीने के लिए जिंदा है और मैंने इसको जरा सा मारा ये मर गया। तो क्या उसको डिफेंस मिलेगा इस बात का कि हाँ बात तो सही है यार, 3-4 महीने जिंदा रहता, चल तूने हल्का फुल्का मार दिया तो 2 महीने में ही मर गया। तो लेकिन इंजरी बी की वजह से मरा, तो यानी कि नाउ लॉ कहेगा कि ए ने ही डेथ कॉज करी है, उसको कल्पेबल होमिसाइड कह देगा। ये बताया हमें एक्सप्लेनेशन नंबर 100 के एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में बताया, समझे आप लोग? अजीत राघव जी, ओके, समझ आया? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो एक्सप्लेनेशन नंबर 1। ये बहुत बारीकियां हैं जो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आज तक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर ढंग से नहीं समझ आया हुआ है, कंफ्यूजन में ही है, पड़े हैं कंफ्यूजन में। कोई दिक्कत नहीं, पड़े रहने दो, क्योंकि ना तो कोई ढंग से समझाता ना ढंग से समझ आता। चलें, अब देखो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कह रही है, पढ़ो इसको। वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused death, although by resorting a proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented। मतलब अगर इंजरी से डेथ हुई, अब कोई कहे कि यार इसको ना अगर ढंग टाइम पे इलाज, टाइम पे हॉस्पिटल ले गए होते, टाइम पे इलाज हो गया होता, या टाइम पे इसको मान लो ऐसे वो क्या बोलते हैं ऐसे शॉक दे दिया होता तो ये बच जाता, ट्रीटमेंट मिल जाता तो ये बच जाता। तो अक्यूज ये नहीं कह सकता। मान लो अक्यूज ने क्या किया, डंडे से मारा, लेकिन उसको पता नहीं था इसको हर्ट इंजरी, हर्ट प्रॉब्लम थी। अब अक्यूज कहता भाई मैंने तो इसे जरा से 4-5 डंडे तो मारे, हाँ अगर मैं हर्ट पंप कोई कर देता, डॉक्टर काम कर देता तो इसको बचाया जा सकता था। या बाद में बोले डॉक्टर ने इसका सही से इलाज नहीं किया, स्किलफुल काम नहीं किया, इसलिए डेथ हुई, मेरे मारने से नहीं हुई, मेरे मारने से तो ये जिंदा बच जाता। इंजरी तुम्हारी थी, मारा तुमने, इंटेंशन आपकी थी, एक्ट आपका था, नाउ यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, आप ही उसकी जिम्मेदारी लेंगे। मान लीजिए ए ने बी को चाकू मारा, चाकू मारा ए ने बी को, और बी हॉस्पिटल ले जाने के लिए डिले हो गया, या डॉक्टर ने ही गलत ट्रीटमेंट कर दिया और बी मर गया। अब ये बोले अरे मेरी वजह से डेथ कॉज नहीं हुई, एक तो ये लेट गया हॉस्पिटल, टाइम पे नहीं पहुंच पाया, और दूसरा डॉक्टर ने ढंग से काम नहीं किया। चाकू किसने मारा था, तूने मारा था। डेथ, रिजल्ट क्या आया, कॉन्सिक्वेंस क्या आया, रिजल्ट क्या आया, डेथ हो गई, तो अब तू ही इसको करेगा, तो इसीलिए कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। नाउ एक्सप्लेनेशन नंबर 3। भाई आप लोग तो जवाब ही नहीं देते, हाँ ठीक है जी, अंजलि, आकांक्षा गुड, अभिषेक गुड इवनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू संध्या जी, थैंक यू। चलो अब आ जाओ एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पे, 100 की 3 पे आ जाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, शांति से रिलैक्स होके, नहीं भी आया ना पूछो मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया, पूछो, मैं आराम से तसल्ली से पढ़ा रही हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब देखो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 कह रहा है द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड, रीड करना है जैसे मैं रीड कर रही हूँ ना, आपको भी उसी प्रकार से रीड करना है, शर्त ये है जब तक तुम इन लैंग्वेज को पढ़ के घोलोगे नहीं ना अपने अंदर, तब तक नहीं समझ आएंगी चीजें। हमने भी 50 बार पढ़ी है, तो हर बार पढ़ने पे नई क्लैरिटी, नई इंटरप्रिटेशन, नई एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड मदर्स वomb इज नॉट होमिसाइड, but it may amount to culpable homicide to cause death of a living child or any part of a child has been brought forth, though the child may not have breathed or been completely born। कुछ नहीं समझ आ रहा, इतनी हाई फाई टफ लैंग्वेज है, कुछ नहीं समझ आ रहा।
बट कैसे, जब इसे ब्रेक डाउन करते हैं, हम तोड़ते हैं, तब चीजें समझ में आती है। देखो क्या कह रहा है, एक लाइन पढ़ेंगे कि किसी ने माँ के गर्भ में बच्चे की डेथ होमिसाइड नहीं है, ठीक है, डेथ होमिसाइड नहीं है, लेकिन अगर चाइल्ड का कोई भी हिस्सा बाहर आ चुका है, अगर चाइल्ड का कोई भी हिस्सा बाहर आ चुका है और फिर उसकी डेथ हो, तो वो कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है। ये तो इसका अर्थ था जो बेयर एक्ट में लिखा था। सिचुएशन नंबर 1, अब इसकी कुछ सिचुएशन से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं। पहला है, चाइल्ड माँ के गर्भ में ही है और डेथ हो जाती है, तो वो होमिसाइड नहीं है। ये अलग ऑफेंस होगा, मिसकैरेज में चला जाएगा, क्योंकि माँ भी बच्चा गर्भ के अंदर है, तो वो यहां नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा, मिसकैरेज वगैरह के लॉज में। नाउ सिचुएशन नंबर 2, लिसन केयरफुली। सिचुएशन नंबर 2 वहीं दी हुई है आपके एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में। मान लो डिलीवरी का प्रोसेस, माँ की डिलीवरी का प्रोसेस चालू हो चुका है और तब उस प्रोसेस में किसी ने जानबूझकर इंजरी पहुंचा दी, एनी पार्ट ऑफ द बेबी कम्स आउट, उस दौरान किसी ने इंजरी पहुंचा दी, जिसे बेबी नो मोर, तो वो एक लिविंग चाइल्ड माना जाएगा उस समय। वेदर एनी बॉडी पार्ट ऑफ अ चाइल्ड कम्स आउट, तो उसे एक लिविंग चाइल्ड माना जाएगा और तब वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगी। डिफरेंस है, पैदा अभी तक अंदर है, डिलीवरी टाइम के बाद। तो कंप्लीट बर्थ होना, ये कह रहा है, ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किसी बच्चे का कंप्लीट बर्थ होना जरूरी नहीं है, अगर वो इन प्रोसेस के इन बिटवीन है, पार्शियल इमरजेंसी ही काफी है। यही छोटी सी चीज समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन नंबर दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दी थी, ठीक है। अब मुझे आप बताना कि ये कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है। कुछ सिचुएशंस आपके सामने रखूंगी, वो मुझे बताना क्या है। कपिश दुबे, क्लास तो भी 10:15 10:30 तक चलेगी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, अब आप लोग मुझे बताओगे, ओके। नाउ ए ने बी को पत्थर फेंक के मारा, पत्थर फेंका और वो उसके सर पर लगा और बी मर गया, कौन सा ऑफेंस है, कौन सा ऑफेंस है, कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर। अभी जितना कल्पेबल होमिसाइड का समझ आया उसके हिसाब से बस ये बताना कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है। पत्थर था, उसके सर पे मारा और वो गिरकर मर गया, तो ये कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है। डोंट टॉक अबाउट मर्डर है कल्पेबल होमिसाइड है, सीधा बोलो कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है। यस, वेरी गुड मीनाक्षी, नीलेश, करेक्ट, दिस इज कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। चलो पहले मैं सोच रही हूँ कि आपको वो करा दूं, मर्डर करा दूं, फिर एग्जाम्पल से पूछूं आप लोगों को, है ना। अब देखो एक बार और थोड़ा सा कल्पेबल होमिसाइड को समझते हैं। कल्पेबल होमिसाइड के अंदर हु, एक बार दोबारा पढ़ो कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि सेक्शन नंबर 100 को दोबारा से पढ़िए। हुएवर कॉजेज डेथ एक्ट विद द इंटेंशन टू कॉज डेथ, नंबर 1, 3 भाग में से हम बांटेंगे किसको, कल्पेबल होमिसाइड को 3 भाग में बांटेंगे। नंबर 1 क्या है शब्द, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। दोबारा इसको और समझते हैं। इंटेंशन, मैं भूल गई क्या था इंटेंशन,
ऑफ कॉजिंग डेथ, ऑफ कॉजिंग डेथ। नंबर 2 इसको डिवाइड करते हैं, इसी सेक्शन को और डिवाइड करते हैं। फिर आ रहा है नेक्स्ट, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, इंटेंशन टू कॉज bodily injury likely to cause death, likely to cause death, likely to cause death। नंबर 3 पार्ट क्या बोल रहा है? 3 कह रहा है knowledge that act is likely to cause death, knowledge that act is likely to cause death, that act is likely to cause death। यही है, यही 3 सिचुएशंस है। एक्सप्लेनेशन तो हमने समझ लिया, अब इन तीनों को हमने समझना है ना, इन तीनों को हमने और बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझना है। चलो सबसे पहला हम लोग समझते हैं क्लॉज ए, ये फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ, यानी कि पर्सन चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति मर जाए। यहां पे क्या कर रहा है, पर्सन चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाए, मर जाए। एक सेकेंड मैम, बीएनएस की डेफिनेशन क्लॉजेस का तृप्ति जी आप अभी आई हैं क्लास के अंदर, हाँ पहले आप पढ़ना शुरू कीजिए। ट्रिक्स एंड ट्रिप्स मैं आपको बताती रहूंगी क्लास के बीच में, ठीक है? जस्ट वॉच एंटायर क्लास। क्या पता उसने जानबूझकर उसको इरादा मारने का बोल रही होगा। हाँ जी मिस प्रीति जी, अभी हम बता रहे हैं, पढ़ते रहो। शैलेश हेलो हेलो हेलो, यस। देखो सिचुएशन नंबर 1 क्या थी, मैंने अभी आपको बताई कि इंटेंशन टू कॉज डेथ, यानी कि पर्सन उसको मारना चाहता था, पर्सन की इंटेंशन थी कि ये सामने वाला व्यक्ति की डेथ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को पॉइजन दे दिया, जहर दे दिया, क्योंकि वो बी को मारना चाहता था, मारना चाहता था। अब ये कल्पेबल होमिसाइड है, बट ये आगे जाके मर्डर भी हो सकता था। इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ, मारना चाहता है किसी तरीके से। नाउ नेक्स्ट, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब डेथ करने की, सीधा जान से मारने की इंटेंशन नहीं थी, लेकिन इंजरी जो उसको चोट पहुंचाई वो इतनी सीरियस थी कि उसकी सब्सिक्वेंटली डेथ हो ही जाती, हो ही जाएगी। इतना मार दिया उसको, इतना पीट दिया कि वो तड़प तड़प के मर ही जाएगा। यानी कि ए ने बी को पेट में चाकू मारा, इंटेंशन था कि सिर्फ उसको चोट पहुंचाऊंगा, लेकिन पेट में चाकू मारने की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि जो इंजरी थी वो फैटल निकली, गंभीर निकली और डेथ हो गई। तीसरा सिचुएशन, नॉलेज दैट एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब इंटेंशन नहीं था, नॉलेज लिखा है शब्द, इंटेंशन यूज नहीं किया, दोनों में इंटेंशन किया यूज, लेकिन तीसरे में नहीं किया, तीसरे में नॉलेज की। इंटेंशन नहीं था लेकिन अंदाजा था, पता था कि डेथ हो सकती है। मंशा मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसको पता था कि ये काम करने से डेथ हो सकती है। मान लो ए रैश ड्राइविंग कर रहा है, बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, और उसने भीड़ बाजार में गाड़ी को ले गया। उसका एम नहीं था कि इसको मारना है, इसको मारना है, इसको मारना है, लेकिन वो तेज गाड़ी चला रहा था और वो जाकर उसने मार्केट में, जहां पे बहुत सारे लोग थे, वहां जाके उसने मार दी और कुछ लोग वहां पर डेथ हो गए। तो उसे नहीं पता था कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा, 2 लोगों की डेथ हो गई, तो ये कल्पेबल होमिसाइड हो गया। नॉलेज थी, किस चीज की नॉलेज थी? कि मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा तो एक्सीडेंट माइट बी हैपन, एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सेक्शन 299 के लिए या सेक्शन नंबर 100 के लिए अगर नॉलेज भी हो तो भी लायबल हो जाएगा, नॉलेज भी हो और इंटेंशन हो तो भैया है ही है, वो तो है ही है। तो इन्हीं चीजों को बता रहा है हमारा ये पूरा की पूरा सेक्शन, पूरा की पूरा सेक्शन।
ठीक है, चलें, अब ये हो गया हमारा 299। लेट्स डू 300 दिस 101 101 करें। अब कल्पेबल होमिसाइड की ही एग्रवेटेड फॉर्म है मर्डर। मर्डर क्या है? इसी की ही एग्रावेटेड फॉर्म है मर्डर, जिसमें हम बात करते हैं कि डिग्री ऑफ इंटेंशन, बस डिग्री ऑफ इंटेंशन का फर्क है दोनों में। कैसे? कैसे? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कल्पेबल होमिसाइड के बारे में, तो कह रहे हैं कॉजिंग डेथ उस एक्ट को करने से जिसमें उसकी इंटेंशन और नॉलेज थी। 300 कह रहा है कि डेथ कॉज हुई, डायरेक्ट इंटेंशन थी कॉजिंग डेथ करने की, वही एक्ट किया उसी नॉलेज के साथ, सफिशिएंट टू कॉज डेथ। सो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिग्री ऑफ इंटेंशन का डिफरेंस है, एग्रावेटेड फॉर्म है इसका। आइए और बेटर तरीके से समझते हैं। वेरी गुड जितेंद्र, यू कैन से दैट, आप कह सकते हो ये बात। देखो क्या कह रहा है, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर तब बन जाता है जब मेंजरिया ग्रेव हो। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर तब बन जाता है जब मेंजरिया ग्रेव हो। वही डिग्री ऑफ इंटेंशन यही है, एक्सट्रीमली ग्रेव हो तो वो मर्डर हो जाता है। अब देखो इसके कुछ क्लॉजेज हैं, उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं मर्डर के। एक्सेप्ट इन दीज केसेस हेयर आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कहलाएगा? देन इफ द एक्ट नंबर 1, if the act which death caused is done with the intention of causing death, intention to cause death, यहाँ कोई confusion नहीं है, clear है। number 1 clause is very much clear, very much clear। जो क्या कह रहा है, पढ़ते रहेंगे, अभी इसको समझेंगे कि इफ द एक्ट डन कॉज्ड बाय इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी कि यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, ए ने बी को प्लान किया, मारना चाहता था और सीधा शूट कर दिया, गोली मार दी, बी किल्ड, नाउ ए इज लायबल फॉर द मर्डर, बिकॉज इसको पता था, इंटेंशन था, मारना चाहता था बी को, और गोली मारेगा तो ऑब्वियसली कोई मर ही जाएगा, और जो एक्ट किया वो भी एकदम क्या था, मैच कर रहा था उसकी इंटेंशन से, मंशा पूरी हो गई, मर्डर हो गया। अब क्लॉज बी देखो क्या कह रहा है, 101 का क्लॉज बी मैं पढ़ रही हूं, आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ। If the act by which death is caused by done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death of the person to whom harm is caused, or cause the death of person whom the harm is caused, that means यहाँ पे बात कर रहा है स्पेशल, लिख सकते हैं आप लोग, ये तो आप सोच सकते हो कि ये कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट ये आप लिख लो अपनी बेयर एक्ट के अंदर। अरे यार, हाँ, ये क्या था, डायरेक्ट इंटेंशन थी, नंबर 1 क्लॉज। नंबर 2 बात कर रहा है स्पेशल नॉलेज वाली इंजरी, यहां क्या थी, स्पेशल नॉलेज थी। स्पेशल नॉलेज कैसे, स्पेशल नॉलेज कैसे, यहाँ पे विक्टिम स्पेसिफिक नॉलेज होती है। कैसी? विक्टिम स्पेसिफिक नॉलेज, कि मैं इतना ही करूंगा कि इससे डेथ कॉज हो जाएगी। ठीक है, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, मेरे माइंड में जो जो आ रहा है आप लिख सकते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सो क्लॉज बी टॉक्स अबाउट विक्टिम स्पेसिफिक नॉलेज, विक्टिम स्पेसिफिक नॉलेज, पेन रखो साथ साथ, ठीक है। अब कैसे, मान लो ए को पता था कि उसकी स्प्लीन वीक है, मान लो उसकी स्पाइनल कॉर्ड है वो वीक है, और वो वहीं पर वार करता है, कहते हैं ना दुखती नस को दबाना, उसको पता था कि ये यहाँ पर इसको ऑपरेशन हुआ है इसका, या ये है, वो वहीं पे वार करता है, मर्डर कॉज कर दिया।
तो देखो यही तो लिखा, द इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉल्ड इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, ऑफेंडर को पता है, दूसरी लाइन में लिखा है ऑफेंडर नोज कि अगर मैं ऐसा करूंगा, ऐसी बॉडीली इंजरी करूंगा कि बस काम हो जाएगा। डायरेक्ट इंटेंशन, विक्टिम स्पेसिफिक नॉलेज थी, कर दिया काम। अगर वो नॉर्मल आदमी होता तो मान लो उसको एक फैटल इंजरी हो जाती, किसी के पीछे पीछे कोई चाकू मारता, डंडा मारता, तो नॉर्मल उसको चोटें लग जाती, बच सकता था, बट उसको पता था कि इसकी स्पाइनल कॉर्ड में ऑपरेशन हुआ है, इसका पूरी वीक है इसकी, वहीं मारा, जख्म पे मारा, अब कैसे बचेगा? समझ में आ रही है? हाँ, कोई भी नहीं समझ आया ना यार, इजीली पूछ लेना कि मैम नहीं आया है, बता दीजिए। समझ आया? कमेंट्स में देख रही हूँ आप लोगों के। अब देखो थर्ड क्लॉज क्या कहता है, सी क्लॉज पर आ जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जुडिशरी का फेवरेट है ये, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। The act, if the act by which death is caused by is done with the intention to causing bodily injury to any person and that bodily injury intending to be inflicted is sufficient to ordinary course nature of the death. ये थोड़ा और समझाएगा। इसे हम बोलते हैं विरसा सिंह टेस्ट, यहां लिख लो, विरसा सिंह टेस्ट, इस पे से बहुत क्वेश्चन आते हैं। विरसा सिंह टेस्ट लिख लो इसके आगे, सी क्लॉज के आगे। विरसा सिंह टेस्ट में 3 बात कही गई थी, ठीक है। विरसा सिंह टेस्ट में पहला कि जो इंजरी है वो क्या इंटेंशनली कॉज की गई है, जानते बूझते इंटेंशनली कॉज की है, हाँ ठीक है। और जो इंजरी है क्या वो ऑब्जेक्टिवली सीरियस है, गंभीर है इंजरी। ये विरसा सिंह टेस्ट की बात बता रही हूँ, फिर मैं बताऊंगी कैसे लिंक करता है। और क्या इंजरी इतनी थी कि ऑर्डिनरी कोर्स में, नेचर में वो मर ही जाता, इतना मारा कि अब चलो थोड़े दिन जिंदा रह लिया लेकिन मर ही जाना था उसने। अगर ये तीनों यस है विरसा सिंह टेस्ट में, तो आप मर्डर की तरफ चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर की तरफ पहुंच जाएंगे। पहला कि जो इंजरी थी वो इंटेंशनली कॉज की गई, क्या वो इंजरी थी जो ऑब्जेक्टिवली सीरियस थी, और उस इंजरी से नॉर्मल कोर्स में आदमी मर ही जाएगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं मरा कल नहीं मरा तो मर ही जाएगा, इतनी सीरियस थी। अगर ये तीनों टेस्ट पार कर दिए तो आप कल्पेबल होमिसाइड से जंप करके मर्डर पर आ जाओगे। मान लो एक व्यक्ति ने आयरन रॉड से जोर जोर से सर पर मारा, जिससे उसका स्कल फ्रैक्चर हो गया, स्कल फ्रैक्चर हो गया, स्कल फ्रैक्चर से ब्रेन डैमेज हो गया, और ब्रेन डैमेज से डेथ हो गई, तो देखो बढ़ता जा रहा है ना सीरियसनेस, तो ये मर्डर कॉज हो गया। विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में बताया गया था, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, हाँ स्टेट ऑफ पंजाब मुझे याद है, स्टेट ऑफ पंजाब के केस में इस क्लॉज को और बेटर तरीके से समझाया गया था, मतलब इंटरप्रेट किया गया था। यस, पर्सन टू नो जितेंद्र, नेसेस हार्म फॉर डन फॉर मर्डर, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अब देखिए डी क्लॉज क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, डी क्लॉज क्या कह रहा है, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड knows that it is so imminently dangerous, language को पकड़ना है, imminently dangerous that it must in all probability causes death, or such bodily injury as it likely to cause death, or commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury aforesaid। यानी कि यहां पर आप समझोगे जो एक्ट हो रहा है वो एक्सट्रीमली डेंजरस हो रहा है, एक्सट्रीमली डेंजरस एक्ट, बहुत खतरनाक एक्ट हो रहा है। एक्ट ही इतना खतरनाक था कि डेथ होनी ऑलमोस्ट सर्टेन ही थी, होनी ही थी डेथ। मान लो यार ट्रेन के नीचे किसी ने बॉम्ब रख दिया, अभी दिल्ली में आपने देखा बॉम्ब रख दिया, तो बॉम्ब रखोगे तो यार एक्ट इतना सीरियस था कि डेथ कॉज होगी ही होगी,
तो वो मर्डर्स के लिए आ जाएगा। अब आप इसकी सारी इलस्ट्रेशंस को पढ़ेंगे, मैं आपको केवल अभी यहाँ पर एक्सेप्शंस करा दूंगी, एक्सेप्शंस मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। सो आइए एक्सेप्शंस पर आ जाइए, इसकी समझ में आए, चारों क्लॉजेस समझ में आए, यस और नो, चारों क्लॉजेस, चारों एक्सप्लेनेशन समझ में आई, जल्दी से बताइए, फिर हम एक्सेप्शंस पर चलते हैं इसकी एक एक। यस, बताइए, सेक्शन नंबर 101, ठीक है। अब देखो पहले हम समझते हैं थोड़ा और मर्डर को, मैंने स्लाइड अभी खोली है। एक मर्डर जो है ये एक जर्मनिक वर्ड है, जिसे हम बोलते हैं मॉर्थ, मॉर्थ मतलब किलिंग, किलिंग हम इसे बोलते हैं। और मर्डर क्या है, इज द हायर, मैंने आपको बताया, इज द हायर एंड एग्रेवेटेड वर्जन डिग्री ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। एक व्यक्ति एक ऐसा एक्ट करता है जिससे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और वो सफिशिएंट इंटेंशन है, मान लो ए बी को शार्प तलवार से वार करता है और उसकी डेथ कॉज हो जाती है कि उसको नॉलेज थी ये शार्प है नेचर की, मैं से मारूंगा तो ये मर जाएगा, उसी प्रकार से हिट किया, कॉन्सिक्वेंसेस किया, मर्डर के लिए वो व्यक्ति लाइबल हो गया। अब ये इसके एक्सेप्शंस के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सारी एक्सेप्शंस है, क्लॉज 1, एक्सेप्शन नंबर 1 यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग। चले एक्सेप्शन नंबर 1, ये एक्सेप्शंस क्यों दी हुई है कि मर्डर हुआ है और उसके बावजूद भी पनिशमेंट कम हो जाती है, कैसे भाई, मर्डर हो गया है, व्यक्ति की डेथ हो गई है, फिर भी पनिशमेंट कम हो जाती है और ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आ जाता है, ऐसा क्या हुआ, ऑफेंस कहाँ आ जाता है, कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आ जाता है। वही एक्सेप्शंस आपको बताई हुए, नाउ रीड एक्सेप्शन नंबर 1, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, वो मर्डर नहीं कहलाएगा, कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। इफ द ऑफेंडर डिप्राइव पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल और ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन हु गेव प्रोवोकेशन। तो ये क्या कह रहा है एक्सेप्शन नंबर 1 कि मान लो हस्बैंड ने, एक एग्जांपल देते हैं, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को किसी और आदमी के साथ देख लिया, उसको गुस्सा आया उसी समय, ये किसके साथ है यहाँ पर, और उसने तुरंत उसको मार दिया, गुस्से में आके, गुस्से में आके, है ना, उसने उसको मार दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो जाएगा, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो जाएगा। तो तब वो मर्डर की कैटेगरी से हटके कल्पेबल होमिसाइड, बिकॉज उसको पहले इंटेंशन नहीं थी, मॉल खुद खुद गया, देखा उसकी वाइफ किसी और के साथ है, पकड़ लिया, रेड हैंडेड पकड़ लिया, गुस्सा आया एकदम से। इसका एक लैंडमार्क केस है केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट प्रोवोकेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था, 1961 का ये केस है। नंबर 2 एक्सेप्शन देखिए, नंबर 2, अब देखो एक्सेप्शन नंबर 1 मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन बता दी है, बाकी आप लोग देखेंगे। कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर, एक्सेप्शन 2, offender in exercise of good faith right of private defense of person or property exceed him given by law causing death to person against whom he exercising such right defense without any premeditation, without any intention of doing harm more than necessary for a purpose of such defense। तो ये क्या कह रहा है, जब उसने प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर लिया, बल की प्रोबेबिलिटी को एक्सीड कर लिया, एग्जाम्पल अटैक से बचने के चक्कर में उसने अननेसेसरी फोर्स को यूज कर दिया, मारना तो नहीं चाहता था लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसके ऊपर अटैक कर रहा था, तो अपने आप को बचाने के लिए उसने फोर्स एक्सीड कर दिया बस। तो जब इंटेंशन नॉलेज नहीं थी, ऑब्वियसली कैटेगरी कम हो जाएगी, लेस ग्रेव हो जाएगा वो, देन इट विल बी कॉल्ड कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर। इज अ टॉपिक वी आर रीडिंग दैट कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। नाउ एक्सेप्शन नंबर 3, culpable homicide is not murder if the offender being a public servant aiding public servant acting advancement or public justice exceed the power given him by good faith,
यानी कि लीगल ड्यूटी से फॉलो करता है, किससे, लीगल ड्यूटी से फॉलो करता है। एक सेकेंड, लीगल ड्यूटी से फॉलो करता है। जैसे कि मान लीजिए पुलिस ने ड्यूटी में ही ओवर एंथुजियाज्म दिखा दिया, करते करते पुलिस वाले ही ड्यूटी से ओवर एंथुजियाज्म दिखा दिया लीगल ड्यूटी करते हुए, लेकिन उसकी कोई इलविल नहीं थी, गुड फेथ में किया। एक्सेप्शन नंबर 4, culpable homicide is not murder if it is committed without premeditation, sudden fight, heat of passion and sudden quarrel, without the offenders having taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner. मान लो पहले दोनों के बीच में गाली गलौज हो रही थी, फिर हाथापाई शुरू हो गई और उस हाथापाई में उसने कांच की बोतल उठाई और उसके ऊपर मार दी। सडन फाइट था, एकदम से लड़ाई हुई, पहले से कोई सोच के नहीं आया था कि वहां जाएंगे लड़ाई हो जाएगी, या रोड रैश हुई, रोड रैश में मार दिया। इसका एक लैंडमार्क केस है सूरज जगन्नाथ जोधारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2011 का केस है, वो आप इसके लिए रीड कर सकते हैं। नाउ एक्सेप्शन नंबर 5 जो कि बात कर रहा है रिस्क के बारे में, कंसेंट के बारे में। कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर व्हेन पर्सन हुज डेथ इज कॉल्ड, वो 18 साल का ऐसा डेथ रिस्क ऑफ ओन कंसेंट, यानी कि कोई एक रिस्की गेम खेला इन्होंने जहां पे डेथ भी हो सकती थी, तो वो भी कल्पेबल होमिसाइड में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हमें समझना है, यही चीजों को समझना है। मान लो प्लानिंग थी पहले से ही तो मर्डर है, सडन हुआ, एकदम से हुआ, पता नहीं था, कल्पेबल होमिसाइड आ जाएगा। वेपन लीथल था, बहुत ही उसके पास एक वेपन ऐसा था, हथियार ऐसा था, मर्डर हुआ। हीट ऑफ पैशन हुआ, एकदम से गर्मा गर्मी बढ़ गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया। ओनली नॉलेज थी, इंटेंशन नहीं था, कल्पेबल होमिसाइड हो गया। तो ये बारीकियां छोटी छोटी पता होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए ही हम कहते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस, कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस एंड मर्डर इज अ स्पीशी। मैंने बनाया हुआ है ना इधर, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे था कहीं पर, ये रहा, यहाँ ये रहा। मर्डर क्या है, एक स्पीशी है, और कल्पेबल होमिसाइड क्या है, पनिश दैट जीनस है। मर्डर इज अ कल्पेबल होमिसाइड विद एग्रावेटेड मेंजरिया, विद एग्रावेटेड मेंजरिया। और इसी के बीच में अगर हम बात करते हैं एक्टस रियस एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, तो एक्टस रियस हुआ, कंडक्ट हुआ, मेंजरिया इंटेंशन नॉलेज हुई, और इसके बीच में जो एक्ट हुआ और एक्ट की वजह से डेथ कॉन्सिक्वेंस हुई, तो वो कल्पेबल होमिसाइड बन जाता है, देन इट इज टू बी कॉल्ड कल्पेबल होमिसाइड। नाउ योर होमवर्क इज टू रीड एंड रिवाइज एवरी केस जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ऑल्सो विद ऑल इलस्ट्रेशंस आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, हाँ, एनकाउंटर, यस सादिया, ये एग्जाम्पल हो सकता है कि ना एकदम से उस समय ओवर एंथुसियाज्म में एनकाउंटर कर देना, तो वो फिर इसमें आ जाएगा। यस गुड। अब बताओ कोई और दिक्कत परेशानी? कल हम करेंगे फिर ऑर्गेनाइज क्राइम, पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम, इन सारी चीजों को कल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे। All right, that's all for the day, guys. And अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए, so you can join my Telegram group so that you can have all my, ये मेरे बैरिस्टर बैच का वो है तो आप लोग मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हो, दिस इज माई ID। ठीक है, दिस इज माई ID वकीलनी, आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लीगल रील्स, वैकेंसीज की वीडियोस लेकर आती हूँ, और साथ ही साथ आप लोग यहाँ टेलीग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशंस मिल पाए और PDFs भी मिल पाए। See you tomorrow, guys. Good night. Bye.